नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद पढ़ने से पहले मैं आपको पिछली कक्षाओं में हमने जो पाठ पढ़े उनके बारे में पुनरावृत्ति करवाती हूँ और फिर हम वर्ण विच्छेद पर आते हैं। हमने सबसे पहले वर्ण पढ़ा, फिर वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला में हमने स्वर, व्यंजन पढ़े, स्वरों के प्रकार पढ़े, व्यंजन के प्रकार पढ़े, अनुस्वार, अनुनासिक पढ़ा, संयुक्त व्यंजन पढ़े, द्वित्व व्यंजन पढ़े, र के भी विभिन्न रूप पढ़े। आज हम आगे बढ़ते हुए वर्ण विच्छेद समझते हैं। वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग करना। पर सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वर्ण विच्छेद, जब हमने वर्ण की परिभाषा पढ़ी थी तो इसके टुकड़े नहीं होते, इसके खंड नहीं होते, ये नष्ट नहीं होते, यह हमने पढ़ा था। वर्ण की हमने परिभाषा पढ़ी थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि वर्ण विच्छेद से तात्पर्य वर्ण का विच्छेद नहीं है। तो फिर वर्ण विच्छेद का क्या अर्थ हो सकता है? तो वर्ण विच्छेद का अर्थ है किसी शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिखना। अब हम यहाँ पर वर्ण के बजाय क्या शब्द कह रहे हैं? वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन अलग होते हैं, जिसमें स्वर की मात्राएं स्वर वर्ण में बदलती हैं। यानी वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन जो अलग हो रहे हैं वह शब्द में से अलग हो रहे हैं। शब्द के हम अलग अलग वर्णों में करते हैं, तब वर्ण विच्छेद होता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर परिभाषा के रूप में भी दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें जानना होता है वर्ण विच्छेद से तात्पर्य वर्ण का विच्छेद नहीं है, क्योंकि वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं होते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई होती है। वर्ण विच्छेद का अर्थ दिया है मैंने यहाँ पर, यह भी आप पढ़िए। किसी शब्द से वर्णों को अलग करके लिखना। वर्ण विच्छेद में स्वर और व्यंजन अलग होते हैं और स्वर की मात्राएं वर्ण में बदलती हैं। यह आपको परिभाषित करना आ जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं वर्ण विच्छेद के। यहाँ पर आप देख रहे हैं उदाहरणों में दो भागों में मैंने बांटा है। एक तरफ लिखा है मैंने वर्ण संयोजन और आगे लिखा है वर्ण विच्छेद। वर्ण संयोजन मतलब ये अलग अलग किए हुए वर्णों को वापस जोड़ लेना, यह संयोजन कहलाता है। मतलब जो शब्द है वह संयोजित वर्ण से बना हुआ है। वर्णों से ही शब्द बनते हैं। अब विच्छेद करना, अलग करना। अब देखिए यहाँ पे कमल शब्द को देखिए, हमने क धन का चिन्ह लगाया, अ, म, फिर अ, ल और अ। अब यहाँ कमल में कोई भी मात्रा न होने के कारण यहाँ पर स्वर कौन सा आएगा? अ आएगा। जब जहाँ कोई मात्रा नहीं होती वहाँ अस्वर प्रयोग होता है, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती स्वरों में। अब जहाँ पर हमने व्यंजन अलग किए हैं वे सारे व्यंजन आधे होते हैं। आधे यानी अर्ध व्यंजन, क्योंकि उसमें से स्वर निकल चुका है। जब हम स्वर निकाल लेते हैं तो वह व्यंजन आधा हो जाता है और उसमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। व्यंजन को हल भी कहते हैं और अंत में उसके चिन्ह लगाते हैं इस तरह का टेढ़ी रेखा के रूप में, उसे हम हलंत कहते हैं। तो जब भी वर्ण विच्छेद होता है तो व्यंजन हल व्यंजन लगते हैं, उनमें स्वर शामिल नहीं होता, स्वर अलग कर दिया जाता है। अब तोता शब्द देखिए आप, त में ओ की मात्रा है तो हमारा स्वर भी ओ ही निकलेगा। फिर दूसरे त में आ की मात्रा है तो हमारा स्वर आ निकलेगा।
यानी जिस स्वर की मात्रा लगी हुई है वही स्वर अलग होता है वर्ण विच्छेद के दौरान। इसी तरह कबूतर शब्द देखिए, क अ ब उ त अ र अ। अब यहाँ पे ब में बड़ा ऊ की मात्रा है तो हम स्वर भी बड़ा ऊ ही निकाल रहे हैं ब में, बाकी में कोई मात्रा नहीं है तो अ स्वर निकल रहा है। अब आकाश देखिए, आ अपने आप में स्वर है तो वैसे का वैसा ही हम अलग कर देंगे। फिर क में फिर आ की मात्रा है तो क हलंत लगाकर आ स्वर निकाल लेते हैं। श में कोई मात्रा नहीं है तो श में अ निकल आता है। और ये हमें हमेशा याद रखना है कि व्यंजन के साथ हमें हलंत लगाना है और स्वर के साथ नहीं लगाना है, और स्वर वही निकालना है जो मात्रा लगी है। द्वार शब्द देखिए, द में हलंत लगाए यानी आधा वर्ण है द। फिर व में आ की मात्रा है तो व हमने हलंत लगा कर लिख लिया और आ की मात्रा लगा ली, फिर र और अ लिख लिया। ये हमारे कुछ शब्दों के मैंने वर्ण विच्छेद करके सिखाए। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पे। आप यहाँ पर चार्ट में देखिए, संयुक्त व्यंजन जो वर्णमाला में विशेष रूप से लिखे जाते हैं वे हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इसके अलावा जहाँ पर भी दो वर्ण आपस में मिलते हैं और पहला आधा और दूसरा पूरा वर्ण होता है, आधा यानी स्वर रहित और पूर्ण यानी स्वर सहित, तो उसे हम संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब क्षत्रिय देखिए, क्ष किससे मिलकर बना है, क धन श धन अ से। तब क्ष हम उच्चारण करते हैं तो ही पता लगता है, क पहले सुनाई दे रहा है फिर श सुनाई दे रहा है। फिर त्र देखो, क्षत्रिय में त्र में त धन र धन ई से मिलकर बना। ई हमारा छोटी ई लगी हुई है इसलिए हमने उस मात्रा की जगह छोटी ई का प्रयोग किया। फिर य और अ। त्रिशूल शब्द देखिए, त्रिशूल शब्द में भी आप देख रहे हैं त और र से मिलकर बनता है त्र। फिर ई की मात्रा लगी है, छोटी ई की मात्रा है इसलिए हमने स्वर ई निकाल लिया, छोटी ई। फिर श में बड़ा ऊ की मात्रा है तो हमने बड़ा ऊ की मात्रा अलग कर ली, बड़ा ऊ अलग कर लिया, ल और अ जोड़ दिया। फिर ज्ञानी, हमें पता है ज्ञ वर्ण जो है उसका उच्चारण वास्तव में ज्ञ है क्योंकि वो ज और य से मिलकर बना है, पर चूंकि वो रूढ़ हो चुका है, रूढ़ यानी फिक्स हो गया है कि ज्ञ उच्चारण करना है तो हम उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो आ की मात्रा न में बड़ी ई की मात्रा इसलिए ई स्वर अलग कर लिया। इसी तरह श्रमिक आप देख रहे हैं, श्र वर्ण बना है श धन र धन अ से मिलकर, तो श्र म में छोटी ई की मात्रा है तो ई स्वर अलग कर लिया, छोटा ई और क। इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिए संयुक्त व्यंजन से बने हुए भी वर्ण विच्छेद देख लिया। अब हम आते हैं आगे अन्य उदाहरण पे, अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित शब्द। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप वर्ण संयोजन, फिर मैंने लिखा है शब्दों को वर्ण संयोजन में रखा है क्योंकि वो जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, संयोजित वर्ण होते हैं उसमें। अब आप देख रहे हैं अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित। दंत दो तरह से लिखा जा सकता है, अनुस्वार लगाकर भी और पंचमाक्षर लगाकर भी। त वर्ग का पंचमाक्षर न है तो हमने आधा न लगा दिया। तो दंत दो तरह से अनुस्वार लगाकर लिखते हैं, तो आप देखिए किस तरह से उसको वर्ण विच्छेद किया जाता है। इसी तरह यदि हमने आधा न लगाकर यानी पंचमाक्षर लगाकर किया तो किस तरह से विच्छेद होता है, यह भी आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए तो आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा कि यदि हमने पंचमाक्षर लगाकर किया तो किस तरह का विच्छेद होना चाहिए और यदि हमने अनुस्वार लगाया तो किस तरह का विच्छेद होगा हमारा। इसी तरह से मैंने एक उदाहरण और लिया आपके लिए, घंटा। घंटा का ट का पंचमाक्षर है ण, इसलिए हमेशा ण आएगा वहाँ पर। तो हमारा विच्छेद किस तरह से हो रहा है, घ अ फिर ण आ गया, आधा ण है इसलिए हमने हलंत लगा कर लिख दिया, ट और आ, घंटा। यदि हमने अनुस्वार लगाया तो किस तरह से हो रहा है, घ में अंग की बिंदी लग रही, फिर ट में आ लग रहा है। अब आपने ये अनुस्वार वाले शब्द देख लिए कि एक ही शब्द को हमने जिस तरह से लिखा उस तरह से ही उसका विच्छेद करना है। अब आता है आंगन, सांप। ये दो शब्द हैं अनुनासिक। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। अनुनासिक हमेशा स्वर वर्णों पर ही लगता है। अनुस्वार और अनुनासिक की खासियत यह है कि यदि हमें
अनुस्वार लगाना है या अनुनासिक लगाना है तो व्यंजन पर नहीं लगता है। आधे व्यंजन पर, हलंत वाले व्यंजनों पर हम अनुस्वार अनुनासिक नहीं लगा सकते, स्वर पर ही लगाना है हमें। तो आंगन में आ पर लगा, फिर ग में कोई मात्रा नहीं तो अ निकला, और न में अ। सांप में भी आप देख रहे हैं, स अलग किया और आ पर हमने अनुनासिक का चिन्ह चंद्रबिंदी लगाया, प और अ किया। आगे देखिए श्रृंगार। श्रृंगार में श में री की मात्रा है, यहाँ र नहीं है। री की मात्रा अनुस्वार की जगह हमने पंचमाक्षर प्रयोग किया। यहाँ पर इसके लिए पंचमाक्षर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जहाँ भी री वाले शब्द आते हैं ये हमेशा तत्सम शब्द होते हैं और संस्कृत भाषा से आते हैं। संस्कृत भाषा से होने के कारण इनको उसी तरह, उसी रूप में लिखा जाता है जिस रूप में संस्कृत में लिखा जाता है। और संस्कृत में आपको पता है कि पंचमाक्षर का ही प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग सिर्फ हिंदी के लिए किया जाता है। भाषा का सरलीकरण हुआ है, मानक वर्तनी में इसे शामिल किया गया है, इसीलिए हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। परंतु जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के होने के कारण उनमें पंचमाक्षर ही प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार सीधे सीधे री व मात्रा से जितने शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, इसलिए वहाँ पर हम पंचमाक्षर का प्रयोग करके वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। फिर चिन्ह शब्द देख लीजिए। चिन्ह में भी इसी तरह है, हमने ह आधा है तो हलंत लगाकर लिख लिया और न अ कर लिया। इस तरह से हमने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर अनुस्वार अनुनासिक के भी दिए हैं। अब हम देखते हैं र वर्ण के विभिन्न रूप, उन पर भी वर्ण विच्छेद हम उनका कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है र वर्ण के विभिन्न रूपों का प्रयोग, उनका भी हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। पहला शब्द मैंने लिया है रमेश। आप देख रहे हैं यहाँ पे रमेश शब्द है। रमेश शब्द में आप देख लो विच्छेद कैसा किया है। म में ए की मात्रा है तो हमने ए स्वर ही अलग किया है, बाकी में अ है क्योंकि कोई मात्रा नहीं है। अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती स्वरों की, इसलिए हमने अ निकाल लिया। समुद्र में देखिए आप, स अ, म में छोटा ऊ की मात्रा है तो हमने ऊ वर्ण निकाल लिया। द आधा है और र पूरा है, और र पूरा जब होता है, पूर्ण व्यंजन जब होता है तो उसके पश्चात अ आता है, स्वर आता है। जिस र के बाद स्वर नहीं आया है इसका मतलब वह रेफ के रूप में आधा व्यंजन होगा। जैसे आप धर्म शब्द में देखिए, ध अ र के बाद कोई स्वर नहीं है, सीधे म आ गया, तो यह रेफ के रूप में होता है और यह अर्ध व्यंजन की श्रेणी में आता है। फिर अ लगा दिया हमने म के बाद, म पूरा है तो आप उच्चारण से भी देखिए, धर तो अर जब होता है तो र उच्चारण पहले आ रहा है, म बाद में आ रहा है, इसलिए हमने र पहले लिखा है। और जब र पहले होता है तो उसमें स्वर नहीं है। ट्रक शब्द देखिए, ट आधा है, हलंत लगा है पैर में उसके, और नीचे पैर में र लगा हुआ है। जब पदेन र होता है, पदेन यानी पैर में र होता है, तो वह पूर्ण व्यंजन होता है, मतलब उसके बाद हमेशा स्वर होता है, वह स्वर सहित होता है। तो ट धन र में भी अ है और क अ लिखा हमने। अब राष्ट्रीय शब्द विशेष है, इस पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर र में आ की मात्रा है तो हमने आ वर्ण अलग किया। षटकोण का श आधा है, आपको शब्द में भी आधा दिख रहा है तो आधे को हमने हलंत लगा कर लिखा। अब यहाँ आपको ट पूरा दिख रहा है लेकिन वह ट पूरा नहीं है, वह ट भी आधा है, अर्ध व्यंजन है वह, उसमें हलंत लगाएंगे। और पैर में लगा हुआ र हमेशा हमें पता होता है कि वह पूर्ण व्यंजन होता है। पदेन व्यंजन हमेशा र का जो होता है वह पूर्ण व्यंजन होता है, इसलिए र के बाद ई स्वर आ गया है, मतलब ये पूरा र है। नीचे लगा हुआ पूरा वर्ण होता है और ऊपर लिखा हुआ वर्ण आधा होता है। इस तरह से जब आता है तो श और ट दोनों आधा है और र में ई की, बड़ी ई की मात्रा है तो हमने ई स्वर निकाल लिया, य और अ कर लिया। अब ट्रेन देख रहे हैं आप, ट्रेन शब्द हमने लिखा है ट र, ए की मात्रा है तो ए लगा दिया, न अ। अब मैंने एक शब्द लिया राजपुत्र, उसकी भी आप देख लीजिए किस तरह से लिखा है। उसको आपको अपने मन से भी अब करना आ जाएगा, अलग करना हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से सीख लिया है। कृतज्ञ शब्द देख लीजिए, क में री की मात्रा है तो री अलग कर लिया हमने, री स्वर अलग कर लिया। त में कोई मात्रा नहीं तो हमने अ अलग कर लिया। ज्ञ शब्द हमको मालूम है अभी भी ज और य से मिलकर बना, अभी हमने संयुक्त व्यंजन में भी देखा, तो ज आधा लिखना पड़ेगा, य और फिर अ लिखना पड़ेगा। इस तरह से हमें वर्ण विच्छेद करना पड़ता है, और जब ये वर्ण विच्छेद हमें अच्छी तरह से आता है तो हमें पूर्ण अंक प्राप्त होते हैं। और
विशेष ध्यान वर्ण विच्छेद के दौरान हमें ये रखना है कि व्यंजनों को हलंत लगाना है, स्वर को नहीं हलंत लगाना है, और स्वर हमारे जहाँ आते हैं उनको एक बार देखना है कि कौन सा स्वर लगा है, कौन सी मात्रा है, वही स्वर प्रयोग होगा वहाँ पर, अलग होगा वहाँ से। तो हमें जब इस तरह से याद रहेगा कि हलंत भी लगाना है और स्वर वही निकालना है जो मात्रा लगी है। छोटी लगी तो छोटा स्वर निकालना है, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई निकालना है, छोटा ऊ है तो ऊ की मात्रा लगी है तो छोटा ऊ निकालना है, बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ निकालना। यह जब हमारे दिमाग में रहेगा तो हमारा वर्ण विच्छेद बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आपको यह अच्छी तरह से आ गया होगा। अब अभ्यास के लिए सबसे अच्छा तरीका आपका ये है कि आप अपना खुद के नाम का भी वर्ण विच्छेद कीजिए और घर के जितने सदस्य हैं उनके भी नामों का वर्ण विच्छेद करके देखिए। आपके मित्रों के नामों का वर्ण विच्छेद करके देखिए, तो अपने आप आपको मज़ा भी आएगा, खेल खेल में भी आप सीख जाएंगे और निश्चित रूप से इसमें आपकी त्रुटि कभी भी नहीं होगी, क्योंकि हमेशा वर्ण विच्छेद हमको संधि के दौरान आवश्यक होता है और उस समय हमें संधि सरल लगती जब यदि हमें वर्ण विच्छेद सही तरीके से आता है, इसीलिए उसको संधि विच्छेद कहते हैं और संधि में हमेशा वर्णों को ही अलग किया जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के इस पाठ से आपको यह वर्ण विच्छेद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम अब अगली कक्षा में नए पाठ के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।